तो अब एटॉमिक न्यूक्लियस देखते हैं, है ना। इसमें एटम के न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि भाई उसमें क्या क्या पार्टिकल्स रहते हैं, और फिर देखेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्योंकि एटम का न्यूक्लियस यदि स्टेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा कि या तो कुछ पार्टिकल्स रिलीज करेगा, है ना, जिनको हम अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं, है ना, उसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। और या फिर कोई रेडिएशन रिलीज करेगा जिसको हम गामा रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। और ये एटॉमिक न्यूक्लियस करेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो ये अपन डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो पहले एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक हो गए प्रोटॉन्स और एक हो गए न्यूट्रॉन्स, है ना। ये तो आपको मालूम ही है। प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, इन दोनों पार्टिकल्स को कंबाइंड रूप में हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इन दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जिन पार्टिकल्स से ये दोनों पार्टिकल्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक। बट इस डिस्कशन में हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, है ना, रिक्वायर्ड भी नहीं है। बट ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए रहना चाहिए, है ना, कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिनसे बन करके, है ना, जिनको मिक्स करके जो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनते हैं, है ना, वो उनको क्वार्क्स कहते हैं। और क्वार्क्स भी मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एनीवे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को दोनों को कंबाइंड रूप में हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियस को डिपिक्ट करने के लिए जो नोटेशन यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो न्यूक्लियस को डिपिक्ट करने के लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रहे, हम केमिकल एलिमेंट को डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जो एटम का जो न्यूक्लियस है उसी को डिपिक्ट कर रहे हैं। ए जो है ये है मास नंबर, और मास नंबर क्या हुआ, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो गया, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और इसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और एक्स जो है वो जो केमिकल एलिमेंट है, जो केमिकल सिंबल है उस एलिमेंट का, है ना, ये वो है, ठीक है। तो यदि कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, कार्बन का न्यूक्लियस, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिसाइड होती हैं उसके एटॉमिक नंबर से, है ना। ये तो आपने केमिस्ट्री में देखा ही। और एटॉमिक नंबर से इसलिए डिसाइड होती हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्योंकि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही एटम्स जो हैं वो बाकी एटम से रिएक्ट करते हैं, है ना, और जिसके कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बनती है। तो एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज को। एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से, है ना। मास भले डिफरेंट हो पर हम एटॉमिक नंबर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा टाइप के न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होने का मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम हाइड्रोजन का लिखते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। 3 आइसोटोप हैं इसके, तो आइसोटोप हैं तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम 111, ठीक है। पर उसके न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, उसकी संख्या डिफरेंट है। तो ये 1H1, ये तो हाइड्रोजन हो गया, 2H1,
है ना। तो हाइड्रोजन के इस आइसोटोप को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और तीसरा आइसोटोप जिसमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 3 होते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रिटियम, ठीक है। अब इसमें एटॉमिक नंबर सेम है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही रहेगा, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इसमें 1 न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये आइसोटोप्स हो गए। इसी तरह से जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसके 2 आइसोटोप हैं, एक का मास नंबर 35 है, दूसरे का 37। तो इसमें डिफरेंस केवल किस चीज में हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहते हैं, है ना, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑब्वियसली चेंज हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो इस टाइप के होंगे जिनका एटॉमिक मास सेम होगा पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स अलग अलग हो गए पर उनका मास जो है वो सेम हुआ, है ना। तो इस कैटेगरी के जो एटॉमिक न्यूक्लियस हैं इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल लें तो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, है ना, नाइट्रोजन का 7, फिर ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ये तीनों अलग अलग जो एलिमेंट हैं इनका एक एक आइसोटोप जो है उनका एटॉमिक मास जो है वो 16 है, ठीक है। तो एलिमेंट्स चारों केस में अलग हैं और इनका सबका जो एटॉमिक मास जो है वो 16 है, ठीक है। तो इस कैटेगरी के जो एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं इनको आइसोबार्स बोलते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास की जो हम बात कर रहे हैं ये इस मास नंबर से डिफरेंट है। यहाँ जो मास नंबर हमने लिखा है इससे डिफरेंट है इन द सेंस कि ये मास नंबर तो केवल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था, है ना, एक सिंपल एडिशन था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। इस एटॉमिक मास की जब हम बात करेंगे तो ये एक्चुअल मास है, मतलब केजीज में मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो एक्चुअल मास की बात हो रही है और ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉन्स को भी, इंक्लूड्स ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास हुआ। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं 1 AMU, है ना, जो हुआ 1 एटॉमिक मास यूनिट। इस यूनिट में हम मेजर करते हैं और 1 AMU कितना हुआ है तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जो कार्बन का जो स्टेबल एटम है ना, ये 12-6 है ना, जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस कार्बन एटम का जो मास है उसको हम 12 लेते हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मैं दोबारा इसमें लिख दूं एक बार, ये दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में है ना, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। केवल न्यूक्लियर मास की बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और 1 AMU का केजी में यदि हम देखें तो इसका भी हमको आइडिया रहना चाहिए। तो 1 AMU जो है वो करीब होता है 1.66054 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली, है ना, हमको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी रिलेटिव मास जो है ना, वो हमको ध्यान रहना चाहिए, है ना, वो इतना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने लिख दिया है ना, प्रोटॉन का मास AMU में, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। तो आप देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो मास में, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये भी हमको एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो जैसे 1 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये कितना होगा 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब इसको डिवाइड कर दें दोनों को, तो ये फिगर आता है, और 1 मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1838 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन के मास में और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। ठीक है, और इन दोनों के मास में आप देखें तो करीब लगभग 2 इलेक्ट्रॉन के मास का डिफरेंस है। अच्छा, अब एटॉमिक न्यूक्लियस का रेडियस देखते हैं कितना बड़ा होता है। अच्छा, न्यूक्लियस का जो शेप जो है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, और कारण रफली वही है जिस कारण से जो पानी की ड्रॉप होती है ना, लिक्विड ड्रॉप, वो सरफेस टेंशन के केस में हमने देखा था, वो स्फेरिकल शेप रखती है। क्यों स्फेरिकल शेप रखती है? सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे भी उस तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो साइंटिस्ट ने अप्लाई किया, और अप्लाई करके और फिर है ना ये कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो भी स्फेरिकल शेप जो है रखता है। ठीक है, और ये एजम्पशन एक्सपेरिमेंट से भी मैच किया कि एटम का न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल शेप रखता है। तो अब ये है कि न्यूक्लियस का जो है वो रेडियस कितना है। तो न्यूक्लियस के रेडियस के लिए जो रिलेशन हम यूज करते हैं वो ये है a⁻⁴। ठीक है, और ये r हो गया आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस का। ये रेडियस हो गया। r0 जो एक्सपेरिमेंटली जो पता किया गया वो है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो 10⁻⁻15 मीटर को हम फेम्टोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम FM से डिनोट करते हैं, और FM क्या हो गया? फेम्टोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब छोटा डायमेंशन है। और A क्या हो गया? मास नंबर। और मास नंबर क्या था? है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, तो इस रिलेशन को हम यूज करके, यदि सपोज जैसे आपका यूरेनियम है, तो यूरेनियम का एक आइसोटोप है यूरेनियम 235। ठीक है, इसका रेडियस यदि हम पता करें तो यूरेनियम का रेडियस जो है वो RU लिख देता हूं, है ना, 1.2 × 235⁻⁻�3। ठीक है, तो ये करीब हो जाता है 7.404 फेम्टोमीटर। ठीक है, और से सपोज यदि हम कार्बन का पता करें, ठीक है, रेडियस ऑफ कार्बन, तो सेम तरह से आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 2.7 फेम्टोमीटर। ठीक है, तो ये आप देखिए यूरेनियम का रेडियस जो है वो मतलब 2 से 3 गुना के बीच में है कार्बन न्यूक्लियस के रेडियस के। अच्छा, इसके कंपैरिजन में यदि हम एक प्रोटॉन का रेडियस लेते हैं, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो वो भी साइंटिस्ट ने मेजर किया, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 0.85 फेम्टोमीटर होता है। ठीक है, इसको यदि हम ड्रॉ करें एक रफ आइडिया लेने के लिए, है ना, कि साइज में जो है कितना डिफरेंस है, तो कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो प्रोटॉन यदि इतना बड़ा नजर आता है, प्रोटॉन का रेडियस, तो ये जो है अप्रॉक्सीमेट साइज कार्बन न्यूक्लियस का हो जाएगा, और ये जो लाल वाला हमने बनाया है ये अप्रॉक्सीमेट साइज जो है यूरेनियम न्यूक्लियस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक रफ आइडिया लगता है। और प्रोटॉन का रेडियस जो है वो स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए दिया, ये आगे काम आएगा जब हम इसकी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी जब डिस्कस करेंगे, तो इसका एक रफ आइडिया अपने को रहेगा, तो ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।